नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि विगत वर्षों की विभिन्न टीईटी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। दोस्तों सारे बच्चे पढ़ाई के लिए योग्य माने जाते हैं, तो ये तो अलग कर दो इसको। बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। दोस्तों यहाँ पे ये याद रखना कि जो बाल विकास का जो पेपर होता है उसमें मोस्टली क्वेश्चन मतलब रटने के बजाय हम उनको समझें और प्रैक्टिस करें तो ऑटोमेटिक ही बनेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो स्पष्ट दिख रहा है कि बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। तो ज़रूरी नहीं कि बच्चे सारे आंसरों को रट लें या याद कर लें, उनको समझ लें तो भी उनके आंसर दे सकते हैं। तो ये भी दोस्तों रॉन्ग है। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, तो ज़रूरी नहीं कि प्राइवेट ट्यूशन लेके ही आगे बढ़े बच्चा। तो यहाँ पे हम यही समझेंगे कि बच्चा व्यवस्था फेल हुई है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्था फेल हुई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अब यहाँ पे सतत से मतलब होता है रेगुलर यानी लगातार, और व्यापक मूल्यांकन यानी कि हर तरह का मूल्यांकन, सभी तरह से। ठीक है, विस्तृत। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। यहाँ पर रखने की बजाय रटने है, रटने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर रटना शब्द आ गया, इसको अलग कर देते हैं। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो दोस्तों इसमें बुद्धिमान बच्चे का लक्षण ये भी है, वह जो प्रवाहपूर्ण तरीके से उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, मूर्त रूप से सोचता है, सही है ये। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। ये सारे आंसर बुद्धिमान बच्चे के लक्षण हैं। लेकिन जो नहीं है वो ये है दोस्तों, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ये बुद्धिमान बच्चों के लक्षण नहीं है, फिर तो वो रट्टू तोता हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन है 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या फिर 460 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 280 दिन। वैसे गर्भ में बालक को विकसित होने में 259 दिन से और 294 दिन लग जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए, खालिस्तान की तरह देखा जाना चाहिए। किस तरह से देखा जाना चाहिए दोस्तों? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में।
विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। अब यहाँ पे शिक्षक योग्यता की चुनौती बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन के एक जटिल अनुभव के रूप में ये भी अलग कर देते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। बहुभाषा बिल्कुल भी शिक्षण अधिगम में बाधा के रूप में नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ये विद्यालय जीवन को और समृद्ध बनाने का संसाधन है, इस टाइप से हमें उसको देखना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट यानी कि यूनिक है, इसका अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। ठीक है, तो समान विशेषताएं हो सकती हैं, उनके लक्ष्य भी समान हो सकते हैं, तो ये तो रॉन्ग है। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्चा संभव नहीं है, तो पाठ्यचर्चा संभव है। ठीक है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्चा संभव है। एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, यह भी सही है। एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना बिल्कुल असंभव नहीं है, संभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। यहाँ पे दोस्तों यूनिक या अद्वितीय शब्द से अर्थ यही है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और रुचियों, उनमें अलग अलग योग्यताएं, अलग प्रकार की योग्यता दोनों में, और रुचियां भी अलग अलग हो सकती हैं, और प्रतिभाएं, ठीक है, इन चीज़ों में एक समान नहीं होते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवांशिकता या होम्योस्टेसिस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, लघु उत्तरात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न वस्तुनिष्ठ नहीं है। यहाँ पर सत्य असत्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न कौन कौन से कहलाते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं बताते चलता हूँ। सत्य असत्य जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें ऑप्शन दिए रहते हैं ABCD, 3 से लेकर 5 ऑप्शन तक दिए रहते हैं, ऑप्शन 2 भी हो सकते हैं, तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न जिनको बोलते हैं। मिलान शब्द यानी कि सही जोड़ी बनाइए या मिलान कीजिए, तो ये, और एक और हो गया रिक्त स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये सब क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी बिल्कुल नहीं होते हैं। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, ये भी गलत है। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, तो शिक्षकों से ये स्वतंत्र भी नहीं होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ऑप्शन है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ऐसे बच्चे जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता उनमें ये गुण होता है। बहुत विनीत होते हैं वो, और स्वयं में सीमित, अपने में खोए रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक
12। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। इससे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बी ऑप्शन है इसका। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करवाना। इसका भी गलत प्रभाव पड़ेगा कि कड़ाई से उनका पालन किया जाए। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, ये भी तर्कसंगत नहीं है। शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षतापूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ऑप्शन है मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस या फिर मेरा विद्यालय। तो दोस्तों नर्सरी कक्षा में बच्चों को अपना परिवार ही, अपने परिवार को ही जानते हैं वो, तो सबसे अच्छी विषय वस्तु हो जाएगी उनको मेरा परिवार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 14। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? ऑप्शन है पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन अथवा रॉस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वुडवर्थ। संवेग क्या है? जब व्यक्ति का शरीर उद्दीप्त अवस्था में होता है, इसी अवस्था को हम संवेग कहते हैं। उद्दीप्त अवस्था यानी कि उनके अंदर भय, क्रोध, चिंता, हर्ष या फिर प्रसन्नता, ठीक है ना, इस टाइप से हो तो उसको उद्दीप्त अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 15। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। कक्षा से बाहर निकाल देंगे तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। तो छोटी छोटी बातों पे भी मतलब अपन लोग उनको, छात्रों के अभिभावकों को सूचित नहीं कर सकते। कोशिश करना है कि स्कूल से ही ये सब व्यवस्थाएं की जा सकें। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करेंगे तो वो और बिगड़ जाएंगे। इसका राइट आंसर है शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना, ताकि वो ऊबे ना पढ़ाई से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 16। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। यहाँ नैतिक विकास से अर्थ है बच्चों के अंदर अच्छी और बुरी या उचित अनुचित बातों का ज्ञान होना ही नैतिकता होता है, ठीक है ना। तो उसमें नैतिक विकास से मतलब है अच्छा बुरा या उचित अनुचित का ज्ञान हो जाना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 17। समाजीकरण है। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या फिर समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो समाजीकरण क्या है दोस्तों? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। जो समाज के मानदंड हैं उनके साथ अनुकूलन ही समाजीकरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 18। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर पूरी तरह से ये सही है?
तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। लैंगिक पूर्वाग्रह, यहाँ लैंगिक पूर्वाग्रह से मतलब है जो पहले से ये भ्रांति बनी हुई है या पहले से ये चीज़ मान रहे हैं लोग, इसको हम पूर्वाग्रह बोलते हैं। तो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि यानी IQ 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि में, सामान्य बुद्धि या फिर मंद बुद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामान्य बुद्धि। तो यहाँ पे मैं बताते चलता हूँ, जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनका IQ 80 से 89 के बीच रहता है, सामान्य बुद्धि 90 से 109 रहता है, सामान्य से अधिक, अब सामान्य से अधिक में 110 से 119 तक रहता है, और श्रेष्ठ बुद्धि बालकों का IQ सबसे ज़्यादा 120 से 139 के बीच रहता है। तो इसका सामान्य बुद्धि 190 और 109 के बीच में 105 आता है, तो इसका सामान्य बुद्धि। दोस्तों बताते चलूँ, बुद्धि परीक्षण का जनक बिने को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रसव पूर्व अवस्था से।